चलिए शुरू हो गया। देखिए ये एक कंप्लीट वीडियो सीरीज है। इस सीरीज के माध्यम से हम क्लास 12th बोर्ड सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों को कवर करेंगे और साथ ही साथ आईआईटी जेईई 2025 के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। इस वीडियो सीरीज में आपको बोर्ड लेवल के क्वेश्चन और जेईई लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो जैसे कि आपको लिखा है यहाँ पे कंप्लीट वीडियो सीरीज है और इस सीरीज में क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर डिटर्मिनेंट को शुरू करेंगे। क्यों ये पहला चैप्टर हमने शुरू करा डिटर्मिनेंट, और कोई रिलेशन एंड फंक्शन क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि ये चैप्टर क्लास 11th से लिंक्ड नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 12th में हैं। इस बैच में जो ये पहला दिन है आज, इसका लेक्चर नंबर 1 है। इस बैच में क्लास 12th के ही चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। अब जो कि चूंकि आपको सबको पता है कि 11th के कुछ चैप्टर का सीधा सीधा संबंध क्लास 12th के चैप्टरों से है। अगर आपने क्लास 11th में मक्कारी की है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, ट्रिग्नोमेट्री में, इन सभी चैप्टरों में अगर आपने मक्कारी करी है, ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है। इस बैच में दिक्कत होने वाली है। जिन बच्चों ने जिनका क्लास 11th अच्छा गया है और मेहनत करी है, ईमानदारी से प्रैक्टिस करी है, एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करी है, तो इस बैच में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो फिलहाल हमने एक ऐसा चैप्टर शुरू किया है जो क्लास 11 से इंडिपेंडेंट है। यानी कि आपने अगर क्लास 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ना ये चैप्टर क्लास 10th में था ना क्लास 11th में था। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। तो डिटर्मिनेंट जो एक ऐसा चैप्टर है वो एक इंडिविजुअल है। इसके बाद एक मैट्रिक्स आएगा, वो भी इसी से लिंक्ड है, वो भी इंडिविजुअल है। तो वो भी आपको आराम से समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन साथ ही साथ जब ये चैप्टर चल रहे हो, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो पिछले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं क्लास 11 के, उनको रिवाइज करें या उनको किसी और बैच से पढ़ें। या मेरा भी अभी क्लास 11 का भी बैच अपलोड हो जाएगा, उसमें भी वीडियो आने शुरू हो जाएंगे, तो आप उससे भी आप देख करके अपनी अपना रिवीजन शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको रिलेशन फंक्शन इसमें समझ में आए। लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको जीरो से शुरू करें। कोई भी चैप्टर इस क्लास 11th 12th में के बैच में पढ़ाया जाए, आपको जीरो से पढ़ाया जाए, ताकि आपको समझ में आए। तो इसलिए निराश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप रिवीजन करके बैठेंगे क्लास 11 के चैप्टरों को, तो आप आसानी से इस बैच में आगे आने वाले चैप्टरों को समझ सकेंगे। क्योंकि ध्यान रहे, सीबीएसई बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को तो हमें कराना ही कराना है, और जेईई 2025 को भी हमें ध्यान में रख करके ये बैच को डिज़ाइन किया गया है। तो ये बैच इस प्रकार से बना है, तो जाहिर सी बात है लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई होगी विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड प्रिपरेशन। 1 मिनट, ठीक है, चल रहा है वीडियो? हाँ, वीडियो चल रहा है। तो पहले चैप्टर में डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई ज़्यादा हम अब बाकी आगे आने वाली लेक्चर सीरीज में बताते रहेंगे इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा और किस प्रकार से हम क्लास 11 को ख़त्म करेंगे। तो फिलहाल जो 2025 आईआईटी जेईई मेन का एम किए हैं, और बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए और जो गंभीरता से पढ़ाई ले रहे हैं, तो आप इस बैच से जुड़ जाइए और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल यूट्यूब पर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज होगी। पूरा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको डेली तो वीडियो नहीं अवेलेबल करा पाएंगे क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, अल्टरनेट डेज में हम 12th के आपको वीडियोस की सीरीज वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे डेली, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट होती क्या है। देखिए, ये डिटर्मिनेंट क्या है? एक टूल है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का एक टूल है जो लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, उनको सॉल्व करने में आसानी होती है। मतलब एक तरह से हम डिटर्मिनेंट के माध्यम से, जैसे ये 2 लाइनें खींच करके इसमें अंदर कुछ नंबर्स भर दिए जाते हैं प्लेसेस पर। तो डिटर्मिनेंट क्या होती है? एक शॉर्ट वे होता है किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को व्यक्त करने का। शॉर्ट वे टू एक्सप्रेस किसी एक्सप्रेशन या नंबर को व्यक्त करने का, रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टेस्ट वे है। कैसे हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के माध्यम से, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट हमने बनाई 2, 3, 4, 5, ये एक डिटर्मिनेंट है। ये मॉड नहीं है, ठीक है। देखिए, मैथमेटिक्स में हर बात का मतलब अपनी जगह अलग अलग होता है। जैसे अगर ऐसे लिखा है तो ये मॉड है, अगर ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में है तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगी, अगर किसी अदर चैप्टर में है तो जाहिर सी बात है मॉड है। और सबका अपना अपना और लिख करके ही बताएगा कि डिटर्मिनेंट है।
ठीक है, इस प्रकार से नंबरों का अरेंजमेंट डिटर्मिनेंट कहलाता है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने बताया डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की डिफिनेशन क्या है। डिटर्मिनेंट किसी भी नंबर या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टेस्ट वे है। सर ये शॉर्टेस्ट वे तो नहीं लगता, जैसे कोई नंबर, जैसे मान लो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले 5 इंटू 2 करेंगे, माइनस 4 इंटू 3 करेंगे, 10 12 -2, यानी कि -2 को इन्होंने डिटर्मिनेंट में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी नंबर को डिटर्मिनेंट में व्यक्त करने किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट में, आपने देखा। सर ये -2 तो अगर हमें लिखना हुआ, 4 लिखना हुआ, 5 लिखना हुआ तो हमने सिंपल ऐसे लिख दिया। डिटर्मिनेंट में तो और बल्कि हमें झाम लग रहा है, बड़ा लग रहा है फिलहाल यहाँ पर आपको रहा, लेकिन आगे चल के जब आप बीएससी एमएससी वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आप डिटर्मिनेंट का यूज़ देख पाते हैं कि हाँ डिटर्मिनेंट किस हद तक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करती है हमारी। और आगे बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट के माध्यम से, मैट्रिक्स के माध्यम से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको फील नहीं होगा। बस आप एक टूल को कैसे एप्लीकेशन करते हैं, आप इस क्लास 12th के चैप्टर में आपको सिर्फ इस टूल से अवगत कराया गया है कि इस टूल का कितना उपयोग है, इस टूल को अप्लाई कैसे करते हैं, इस टूल के माध्यम से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस टूल को यूज करना सिखाया गया। एक्चुअल मीनिंग आपको डिटर्मिनेंट की आपको हायर एजुकेशन, जब आप बीएससी एमएससी में मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डिटर्मिनेंट का ये यूज होता है। इस लेवल पर आपको यूज नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस हो गया है। तो फिलहाल हमने आपको एक छोटा सा डिटर्मिनेंट की समझाने की कोशिश करी कि डिटर्मिनेंट होती क्या है। डिटर्मिनेंट एक शॉर्टेस्ट वे है एक किसी भी एक्सप्रेशन और नंबर्स को व्यक्त करने का। जैसा कि आपको पता है, जैसे ये एक रो 1 होती है, इसको डिटर्मिनेंट की रो 1 है, ये रो 2 है, और जो वर्टिकल कॉल होते हैं तो उनको कॉलम बोलते हैं। ये C1 है और ये C2 है। जैसे कोई, अब जैसे इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। सिंपली 2 क्रॉस 2 को हम 2 भी लिख सकते हैं। जैसे अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका मतलब इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है, और इसको सिंपली सिर्फ 2 भी लेकर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, इट मीन्स कि देर आर ओनली 2 रो एंड 2 कॉलम। इन डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अब जैसे डिटर्मिनेंट को हम एक जनरल रूप में लिख दें, अगर जैसे 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को अगर हम जनरलाइज्ड वे में एलिमेंट भरें, इसके अंदर ये क्या भरे गए थे, नंबर्स भरे गए थे। नंबर्स को मैथमेटिक्स में एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई 2 भरा था, A11, इस नंबर का, इस प्लेस का एड्रेस क्या है, A11 है। इस प्लेस का एड्रेस क्या है, A12 है। इस प्लेस का एड्रेस क्या है, 21 है। इस प्लेस का एड्रेस क्या है, 22 है। कैसे सर ये आप बता कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्लेस, ये जो नंबर है, इस प्लेस पर है कि ये पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो ये जो पहला नंबर बताता है रो का एड्रेस बताता है, और ये जो दूसरा नंबर बताता है कॉलम का एड्रेस बताता है। तो किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को जनरल रूप में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है AIJ, जहां I रिप्रेजेंट करता है रो के एड्रेस को, किस रो का नंबर, किस रो से ये नंबर आया है, और J बताता है किस कॉलम से नंबर ये आया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म हो गई, जनरल रूप हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या 2 क्रॉस 2, ठीक है। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है। बेसिक छोटा सा अंतर ये होता है कि डिटर्मिनेंट का हमेशा ऑर्डर जो होगा एक ही नंबर का होगा, मतलब कि रो और कॉलम के नंबर समान होंगे। ये इनडिटर्मिनेंट देखिए हम लोग बोल रहे हैं तो उसको ज़्यादा सुनिए। इनडिटर्मिनेंट, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब हम जितने रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे अगर हमने 3 रो बना दी, A11, A12, A13, A21, A32, A33, तो यहाँ पे 3 रो हैं, ठीक है, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम, 3 क्रॉस 3 की होगी। ऐसे हम 4 क्रॉस 4 का
ट्वेल्थ बोर्ड या जेई मेन में इतना 4x4 ऑर्डर की ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसको सॉल्व करना, इसको एक्सप्लेन करना, इसको हल करना, इसका मान निकालना, तो इसलिए इसको ज़्यादा मतलब यूज में नहीं है। ये 1 देखिए 4 रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ऐसे C1 C2 C3 C4। तो पहला एलिमेंट का एड्रेस होगा A11, दूसरे एलिमेंट का A12, A13, A14, ऐसे A21, A23, A2 A22, A23, A24, ऐसे A31, A32, A33, A34, ठीक है। ऐसे A41, ऐसे और नीचे भी लिख देंगे A41, ऐसे एंड सो ऑन। मतलब अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 2x2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर कितना था 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 4, ऑर्डर कितना था 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 9, ऑर्डर कितना था 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर। यानी कि अगर इफ एनी डिटर्मिनेंट हैव ऑर्डर n, then number of element in determinant is equal to n square, ठीक है। if any determinant have order n cross n और n cross n या n लिखा हो अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे n क्रॉस n स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जनरल वे ऑफ डिटर्मिनेंट होती क्या है जान लिया, और डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को जनरल रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये A112 A23 क्या दिखाता है, ये एड्रेस बताता है एलिमेंट का। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि A23 को दर्शाओ, रिप्रेजेंट करो डिटर्मिनेंट में A23 एलिमेंट को, तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 2 डंडे खींचेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे। अच्छा 2 3 है यानी कि 3x3 की डिटर्मिनेंट होगी, यानी 3 रो होंगे और 3 रो होंगे, 3 ही कॉलम होंगे, तो यानी कि 9 एलिमेंट रखने की जगह होगी यहाँ पे। तो 9 गोले बना दीजिए आप ऐसे, इस प्रकार से गैप रख के दूरी बना करके अपने हिसाब से। तो 2 3 यानी दूसरी रो में गया होगा ये, और तीसरे कॉलम में गया होगा, यानी कि ये नंबर है A23, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। A23 को रिप्रेजेंट करो हमेशा। जैसे अगर हम कहें कि एक डिटर्मिनेंट है 4x4 की, ठीक है, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको 16 एलिमेंट यानी 16 गोले बनाने हैं इसके अंदर, तो 4 4 करके 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है। 4x4 करके अब 16 एलिमेंट हो गए। बताओ A41 इनमें से कहाँ किस प्लेस पर हो, ऑफ रो को, 1 क्या बताता है नंबर ऑफ कॉलम को, तो सबसे पहले ये बहुत बेसिक सी बात थी, कोई हाईलाइट किया है, रिपीट किया है, तो जाहिर सी बात है सबसे की पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट ऑफ एड्रेस कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चालू हो गया वीडियो, हाँ ठीक है। तो अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 2x2 की अगर डिटर्मिनेंट दे दे बनाकर, सर अब हमें डिटर्मिनेंट का मतलब समझ में आ गया है, क्या होती है डिटर्मिनेंट, समझ में आ गया है हमें कि हाँ किसी भी नंबर को एक रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है, एक नया तरीका है, एक नया वे है जिसे डिटर्मिनेंट कहा गया। अब वो नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकती है कोई डिटर्मिनेंट, और एक्सप्रेशन को भी डिटर्मिनेंट कर सकती है, और लीनियर ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और उनको सोल्यूशन में भी मदद कर सकती है। हालांकि हमको पता नहीं सर कैसे, पर हाँ आपने बताया है तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लेवल पर फिलहाल डिटर्मिनेंट को यूज करना बताया गया है, ना कि उसको इन डेप्थ समझाया गया है कि डिटर्मिनेंट का किस प्रकार से यूज है, कैसे दिखाए। लेकिन फिर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको आगे सवालों के माध्यम से कि कैसे डिटर्मिनेंट यहाँ पर हेल्प कर रही है विद द इन द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जैसे एक 2x2 की डिटर्मिनेंट हम बना दें 2 3 4 5, ये 2x2 की डिटर्मिनेंट है, कैसे सर पता करा, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। इसको सर सॉल्व कैसे करते हैं, इसको खोलते कैसे, इसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताया हमने 5 × 2 कर दूं
-4 × 3 कर दो। सर ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। 2 क्रॉस 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और सिंपल 2 लिख करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया सर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करेंगे सर? जैसे मान लीजिए आपने बताया सर 3 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 की आपके पेपर में ज्यादातर देखने को मिलेगी, पर 4 क्रॉस 4 की भी आ सकती है धोखे से। हाँ आएगी तो जरूर, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो सर उसको तो सॉल्व करना बताइए पहले हम समझते हैं 3 क्रॉस 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 2 3 1 1 0 1 2 1। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ 0 एलिमेंट है। ठीक है, ये ना कुछ नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है। 3 क्रॉस 3 का, इसमें 3 रो हैं, R1 R2 R3 और 3 ही कॉलम है, C1 C2 C3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको जिस प्रकार से डिफाइन किया गया, डिफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, उसको डिफिनेशन को ही यूज में करके हम यहाँ पे इसको खोल रहे हैं। आगे आपको समझ में आएगा कि हमने ये क्या लिखा। जब हम कोफैक्टर और माइनर पर चर्चा करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये क्या लिख रहे हैं हम। फिलहाल आप इसको सॉल्व करना सिर्फ समझिए। एक तरीका होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइन बना लेंगे प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से कर लेंगे साइन का रिप्रेजेंटेशन, प्लस माइनस प्लस। कैसे आया सर? आगे चल के आपको पता चलेगा, हमने बताया जब हम कोफैक्टर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि प्लस माइनस प्लस वही कोफैक्टर की डिफिनेशन से आया होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि प्लस है ना तो प्लस 1 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, हम रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब किसी भी रो या कॉलम के एलोंग एक्सपेंड एलोंग रो 1, किसी भी रो या कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तरीका सेम होगा, बस नंबर्स का नंबर बदल जाएंगे यहाँ पे। अब चूंकि हम रो 1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 के नंबर्स पर हमने साइन लिख लिए हैं। ठीक है, अब प्लस 1 लिखा, ठीक है प्लस 1 है। अब जिस 1 लिखा, अब जिस रो में 1 है उस रो को काट दीजिए, और जिस कॉलम में 1 है उस कॉलम को काट दीजिए। बचा सिर्फ ये 2 क्रॉस 2 की एक डिटर्मिनेंट। अब 2 क्रॉस 2 को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। ठीक है, तो बस 1 × 1 माइनस 2 × 0, ये हो गया। ओके, सेम यही प्रोसीजर, -2 लिखिए, -2 लिखिए। अब जिस रो में -2 है उस रो को काट दीजिए, जिस कॉलम में -2 उस कॉलम को काट दीजिए, मतलब रो कॉलम को काट दीजिए, रो कॉलम को काट दिया। अब बचा सिर्फ ये 1 0 1 1 1 0 1 1, ये भी फिर 2 क्रॉस 2 की बची, तो 1 × 1 1 × 1 माइनस 1 × 0। ठीक है, हमेशा 3 क्रॉस 3 से रो और कॉलम को काटने के बाद 2 क्रॉस 2 की ही ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बचेगी, जिसको आप लोग सॉल्व करना आपको आता है। अब प्लस 3 लिखेंगे। अब इसमें भी देखिए, इस रो को काट दो, इस रो को काट दो और इस कॉलम को काट दो, तो बचा क्या, ये सिर्फ। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 × 2 माइनस 1 × 1। ठीक है, राइटिंग पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, हम जल्दी से सॉल्व समझाने की कोशिश में कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी लेक्चर का साइज कम हो और उस लेक्चर में आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिले, इसलिए फटाफट लिख रहे हैं। अब इसको आपको हल कर लेना है। 1 × 1 -0 -2 × 1 -0 +3 × 2 -1 1 -2 और +3 दूनी +3। ठीक है, 3 1 4 2, इसका सोल्यूशन 2 आया, यानी कि 2 को रिप्रेजेंट किया गया 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के रूप में इस प्रकार से। ऐसे ही आपको 4 क्रॉस 4 में ही खोलना होगा। बस 4 क्रॉस 4 थोड़ा सा लेंथी ज़्यादा हो जाता है, बस साइन। अब जैसे आप मान लीजिए 1 R2 के एलोंग भी इसको खोल सकते थे, तब भी आंसर एक ही आएगा। R3 के एलोंग भी आप इसको खोल सकते तब भी आंसर 2 ही आएगा। कैसे R3 के एलोंग सर खोलेंगे? देखिए बस साइन वैसे ही होगा, जैसे प्लस माइनस प्लस है, साइन यहाँ पे हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस देखिए अल्टरनेट साइनिंग होती है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपोजिट साइन हमेशा आता है, आसपास हमेशा अपोजिट ही साइन आएगा। प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा।
यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये कैसे आया आपको जब हम कोफैक्टर पढ़ाएंगे तो ये साइन किस प्रकार आए, एलिमेंट के यहाँ पे जो एलिमेंट हैं उनको माइनस प्लस माइनस क्यों करके रखा गया, यहाँ पे माइनस क्यों किया गया, आपको कोफैक्टर की डिफिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ये साइन की आवश्यकता होती है। जिस भी रो के लॉन्ग, जैसे मान लीजिए आपको R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है या R2 के लॉन्ग, तो माइनस लगा ना, तो जब R2 के लॉन्ग सॉल्व करेंगे इस डिटरमिनेंट को, R2 के लॉन्ग मान लीजिए जैसे कोई एक डिटरमिनेंट हम छोटी सी बना ले, 1 1 2 -1 1 2 1 0 0 1। अब मान लो R2 के लॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो वो R2 वो नंबर माइनस के साथ, क्योंकि माइनस लगाए यहाँ पे इस बार, वो नंबर माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है ना, यहाँ पे साइन देखो माइनस का है, तो माइनस और वो नंबर माइनस और वो 1, फिर उसके बाद उस नंबर की रो को और उस नंबर के कॉलम को काट दिया। अब 1 2 और 0 1 बचा, 0 1 बचा, तो 1 × 1 -0, ठीक है। ऐसे ही +2 लिखा, अब इसको, ठीक है, अब ऐसे ही +2 लिखा तो उस रो को काटा और उस कॉलम को काट दिया, अब बचा 1 2 1 1 1 -2, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे आगे आप, और भी आंसर एक ही आएगा जब किसी भी रो के लॉन्ग आप सॉल्व करें किसी को भी। तो सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 × 3 और 4 × 4 को भी आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। वो जो कल लेंदी होगा वो बहुत विलुप्त प्रजाति, वो ज़्यादा आएगी नहीं। फिलहाल आपने देख लिया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n × n देख लिया, उसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 को लिख के दिखाइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, जैसे मान लीजिए 3 1, एक ही रो है यहाँ पे और एक ही कॉलम है, तो 1 × 1 यानी रिप्रेजेंट बाय 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इटसेल्फ नंबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो नंबर स्वयं आ जाएगा। उसमें क्या सॉल्व करना है भाई, उसमें तो सिंपल, उसको बस डिटर्मिनेंट, उसमें किसी से गुणा तो होगा नहीं, वही नंबर होगा सिर्फ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज द नंबर इटसेल्फ। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 एट द नंबर इटसेल्फ, 5 मतलब उसका डिटर्मिनेंट बना के, तो 1 × 1 के ऑर्डर के तो नंबर खुद ही हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट डिटर्मिनेंट एंड स्क्वायर बता चुके हैं। फिलहाल देखा जाए तो सोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपने देखा। अब एक बार लोग जिद कर रहे हैं कि 4 × 4 को भी सोल्यूशन बता दीजिए। देखिए अब 4 × 4 को भी देखिए मैथड सेम है। जैसे 4 × 4 को हम पहले तो माइनस प्लस से, आपको माइनस अल्टरनेट प्लस अल्टरनेट लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस, इसका अपोजिट प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 16 साइन हो गए। हाँ ये देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ऐसे C1 C2 C3 C4, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक 4 × 4 की डिटरमिनेंट लेते हैं, 1 2 1 1 -1 1 0 1 0 1 2 1। थोड़ा सा हम सरल एलिमेंट ले रहे हैं ताकि की कैलकुलेशन की कम हो। 4 × 4 का हमने एक डिटरमिनेंट लिया, इसकी वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात, अगर हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें और R1 के लॉन्ग, मान लो चलो हम इस बार R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, R3 के लॉन्ग, ठीक है। R1 के लॉन्ग तो कर ही चुके हैं हम लोग, चलो R3 कर लो तो ठीक है। फिर वही चीज़, सबसे पहले साइनिंग करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये साइनिंग कर ली हमने, साइन लगा लिए। अब इसकी वैल्यू कैसे होगी, देखिए प्लस जो नंबर है उस रो और कॉलम में, उस रो का कॉलम, पहले कॉलम का नंबर लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब उस रो और उस कॉलम को हटा दो, क्या बचा, एक डिटर्मिनेंट बची। एक डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में 2 1 1 1 0 1 है, और ये तो रो कट गई है तो 2 3 1 बचा, 2 3 1 ये, ठीक है। ये हो गया, अब इसका काम खत्म हो गया। अब माइनस में 1 है, माइनस में 1, ठीक है, वो रो कटेगी। अब इस बार ये कॉलम नहीं कट रहा है,
इस कॉलम में वो नंबर है ना -1, तो ये कॉलम कटेगी और ये रो तो हमेशा कटती जाएगी। तो क्या बचा 1 1 1 1 1 1 -1 0 1 -1 0 1 1 3 1 1 3 1, ठीक है। उस बार देखिए 3 क्रॉस 3 से 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट बच रही थी, तो उसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। अब 4 क्रॉस 4 से 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट बच रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना वही पिछले वाले तरीके से, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इस वजह से 4 क्रॉस 4 की डिटरमिनेंट का सोल्यूशन बहुत कम आता है पेपर में। ऐसे ही आप +2 को रखेंगे, +2 लिखा और बड़ा डिटरमिनेंट बनाया। अब +2 जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट करेंगे और जिस रो में उस रो को डिलीट करेंगे, बाकी जो शेष बच जाएगा 1 2 1 1 2 1 -1 1 0 -1 1 1, क्योंकि 0 तो कट गया ना, वो डिलीट हो जाएगा। 1 2 1 1 2 1, ये ऐसे एक नंबर और है प्लस माइनस माइनस करके, उसको -1 करके हमने एक नंबर माइनस है 1 है, तो वो कॉलम इस बार डिलीट होगा और ये 1 2 1 -1 0 1 2 3 1 2 3 1 2 1 -1 1 0, ये बच जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अब 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करा गया है? बस फिर वही नंबर, फिर इसमें प्लस माइनस प्लस करके। देखिए हमने यहाँ पे R3 के लॉन्ग एक्सपेंड करा था, आप R1 के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप R2 के लॉन्ग भी या C1 के लॉन्ग भी। तो अब इसको भी कैसे एक्सपेंड करेंगे वो हमने, आप इसको अपना HW में लिख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करना है आप HW में देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल अब हम थोड़ा सा एक फेमस क्वेश्चन आया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देते हैं, नहीं तो और लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है इस प्रकार के 3 क्रॉस 3 का। देखिए इसमें 3 रो हैं, R1 R2 R3, और 3 कॉलम है C1 C2 C3। एक 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट दी हुई है और पूछ रहा है कि ये डिटरमिनेंट किससे इंडिपेंडेंट है। मतलब यानी कि एक जो, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक एक्सप्रेशन टाइप का आएगा, एक व्यंजक टाइप का आएगा, उस व्यंजक में x है कि नहीं है, थीटा है कि नहीं है, या दोनों है, या हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो किससे फ्री है, क्या नहीं है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ x या थीटा, मतलब क्या नहीं है, x नहीं है उसमें, थीटा नहीं है, या दोनों नहीं है, या दोनों है। तो फिर इसको हम कैसे बता सकते हैं? बिना इसके सॉल्व करें, इसको खोले हम इस सवाल का आंसर नहीं दे सकते। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये चूंकि 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। मान लीजिए हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के अलोंग सबसे पहले साइन बनाएंगे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो जो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले R1, तो R1 का पहला एलिमेंट R1 A1 का पहला R1 प्लस x बनाया हमने, ठीक है। उस रो को डिलीट कर देंगे, उस रो को डिलीट कर देंगे, और जिस कॉलम में, उस कॉलम को डिलीट कर देंगे, छुपा लो, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको -x स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू -1, ये हो जाएगा। अब माइनस का साइन थीटा, उस कॉलम को छुपा लेंगे और उस रो को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x, तो माइनस का x साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया। अब बचा प्लस कॉस थीटा, कैसे लिखा जाएगा? इसको कैसे लिखा जाएगा? प्लस लगाएंगे और कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। उस कॉलम को डिलीट कर देंगे और उस रो को डिलीट कर देंगे, तो बचेगा ये सिर्फ 4, ये सिर्फ 4 बचेंगे, ठीक है। इस A13 एलिमेंट को पहले साइन के साथ यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद उस रो को डिलीट कर देंगे और उस कॉलम को डिलीट कर देंगे जिसमें कॉस थीटा है, माइनस का साइन थीटा। अब ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही है, और माइनस का x कॉस थीटा, तो प्लस का कॉस x थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस, देखिए माइनस का साइन थीटा आया, और माइनस एक पहले से यहाँ पे होता है, माइनस एक पहले से यहाँ पे होता है, और माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, हम आपको सोल्यूशन कैलकुलेशन नहीं समझा रहे हैं फिलहाल, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स और माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये दोनों चीज़ें मिलकर के एक हो जाएंगी, ये कट जाएगा, तो यानी बचेगा क्या, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस एक्स माइनस एक्स भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा, यानी माइनस का सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा बस केवल। हाँ ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बचेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगी ये, एक्स तो है, एक्स आ रहा है, थीटा इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को इस वे में रिप्रेजेंट किया गया था। और पूछ रहे थे बताओ इसके जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें क्या नहीं होगा, थीटा नहीं होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। अब अगले, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, उम्मीद ऐसे करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ई कर रहा है, एक ये डिटर्मिनेंट दी है 3x3 ऑर्डर की, और ये डिटर्मिनेंट इस एक्सप्रेशन के बराबर है, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का कुछ आएगा, x4 का कुछ गुणांक आएगा, a करके इसमें लिखा है, इसमें तो अंक आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, इसमें कुछ b करके लिखा है, इसमें c स्क्वायर का कुछ गुणांक आएगा, d के गुणा कुछ x का कोई गुणांक आएगा, x का कोई कोएफिशिएंट आएगा, और प्लस e करके कुछ एक कांस्टेंट बचेगा, यानी वेरिएबल्स के साथ कुछ आएगा, और हमको e की वैल्यू चाहिए। अच्छा ये भी वेरिएबल से मिला हुआ, ये भी इधर, ये भी वेरिएबल, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच अपनाएं, इस पूरे इधर भी हम LHS में भी x बराबर 0 रख दें, तो बराबर करने, देखिए दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष बराबर हैं, अगर हमने इधर x बराबर 0 रखा है तो हम इधर भी x बराबर 0 रखेंगे। हाँ सर आप ये बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है, x बराबर 0 हम इधर भी रखेंगे, ठीक है, x बराबर 0 इधर भी रख देंगे और x बराबर 0 इधर रखेंगे, तब देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है क्या आएगी, देखते हैं जरा। x बराबर 0 रखेंगे इधर तो 0 का स्क्वायर 3 × 0 0 आएगा, 0 रखा तो -1 आएगा, 0 रखा तो 3 आएगा, ठीक है, इधर 0 रखा तो 1 आएगा, इधर 0 रखा तो -3 आएगा, इधर 0 रखा तो 0 आएगा, इधर 0 रखा तो 4 आएगा, इधर 0 रखा तो 0 आएगा, इधर 0 रखा तो -4 आएगा, तो ये कि 3x3 की डिटरमिनेंट बन जाएगी, बनी है पहले से ही, और इधर 0 रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, 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 और प्लस सिर्फ ओनली ई बचेगा, यानी हमें ई की वैल्यू क्या करनी थी, अगर हम 0 रख देंगे तो x सबसे गायब हो जाएगा, x की वैल्यू भी नहीं चाहिए हमें, तो x हमने हटा दिया, इधर 0 रखा तो इधर भी 0 रखा, क्योंकि दोनों कुछ बराबर रहे, तो e की वैल्यू कुछ अंकों में इस प्रकार आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्चुअल में e की वैल्यू आ सकती है, हाँ आ सकती है सर, तो हम सर r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, प्लस माइनस प्लस साइनिंग कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, e बराबर, ठीक है, प्लस 0 है ना, प्लस 0, ये डिलीट करा और ये डिलीट करा, 0 माइनस का 4 × 4 16, माइनस का 16, तो 0 × 0 0 माइनस का -16, ठीक है। अब ये -1, ये माइनस और यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कॉलम और ये डिटरमिनेंट, ये रो डिलीट, तो 0 × 1 0, माइनस का 4 3 12, 12 माइनस -12 माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, तो प्लस का 3 और 4 -0, ठीक है, 4 3 12 माइनस का 12, ये प्लस 12 0 हो जाएगा, और 0 से 0 0 हो जाएगा, यानी कि ई का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ई का मान, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप ई का मान फाइंड आउट कर सकेंगे, ई बराबर 0 वैल्यू आ जाएगी। सवाल में थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगानी थी, सवाल बहुत आसान भी था, और बहुत से लोग, अब कुछ लोग इसको लेंदी कर देंगे, सर हम R1 के अलाउंग इसको खोल दे रहे हैं, तो आप खोलेंगे तो फिर उसको बहुत लंबा समय टाइम कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि अगर हम x बराबर 0 यहाँ पुट कर दें तो थोड़ा सा बहुत आसानी से और बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कि उसमें सब x के पद ही गायब हो जाएंगे, जो कि जिनसे हमें कोई मतलब नहीं था। हमें तो ई की मान क्या करना था, ई का मान क्या करेंगे तो मतलब कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी ना, तो x नहीं चाहिए ना, तो x बराबर 0 पुट कर दिया हमने, ओके। अब हम एक आखिरी सवाल इस लेक्चर का
अब एक ये आखिरी सवाल इस लेक्चर का है, इस लेक्चर नंबर 1 का, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। सिद्ध करना है हमें सो दैट, ये हम HW में दे रहे हैं। ये चूँकि आप देखिए कितने एलिमेंट हैं इसमें, 16 एलिमेंट हैं, 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं, C1, C2, C3, C4, ऐसे ही R1, R2, R3, R4। देयर आर 4x4 डिटर्मिनेंट जो इक्वल दिए इस एक्सप्रेशन के। देखिए इस एक्सप्रेशन को इस रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें सिद्ध करना है ये पक्ष और ये साइड दोनों बराबर है। कैसे? इसको वही ओपन करेंगे, सिंपल ओपन करने के तरीके जैसे इसको ओपन किया जाएगा, जिसको जो कॉन्सेप्ट है इसको ओपन करने का, जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को यूज करके, मतलब साइन लगा करके अपना, जैसे मान लीजिए हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस साइन चलेगा। बाकी और इधर इनके साइन अगर लेने तो इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट, इसका, ऐसे ले लेकर के हम कर सकते हैं। तो R1 के अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो +0 लगा करके बाकी ये कॉलम और ये रो डिलीट करके कर देंगे तो एक डिटरमिनेंट बचेगी ये वाली, ये 3x3 डिटरमिनेंट बचेगी। जो डिटरमिनेंट बचे उसको हम यहाँ पर एट इट यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही इस एलिमेंट को जब लिखेंगे यहाँ पे -a लगा करके, ऐसे ये कॉलम और ये रो डिलीट कर देंगे और जो डिटरमिनेंट बचेगी ADE वाली वो यहाँ लिख देंगे ऐसे करके। तो इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें आंसर सिद्ध करके दिखाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रूवमेंट भी बताएंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करिए घर में इसको सॉल्व करने की, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। 4x4 की इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन इसी प्रकार से टपक पड़ते हैं, इसलिए 4x4 को भी खोलना आपको आना चाहिए। या 5x5 को तो आज तक कभी आई नहीं है, लेकिन आ जाए तो आप लोग खोल सकें उसको एटलीस्ट, क्योंकि आपको हमने 2x2 को किस प्रकार हल करना आता है करना चाहिए अब बता चुके हैं। 3x3 और 4x4 तो मतलब 4 ऑर्डर तक का आपको हमने खोल करके बोर्ड पर समझा दिया है। आप 5x5 भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आना नहीं है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और आगे लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे कल, और उसमें हम बताएंगे माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है और एंड सो ऑन, और ऐसा आगे चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।